नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। इस चुनौती भरे समय में भी हमारे खेतीहर मजदूर और किसान भाई बहन हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि खेती किसानी या फिर पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां समय रहते आप तक पहुंचाई जाए, जिससे कि खेती किसानी और पशुपालन आपके लिए आसान हो सके। कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनके चलते अगर आप उनको मानेंगे तो आपको खेती किसानी या फिर पशुपालन करने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं सामने आएगी। हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे काले सिर वाले कैटरपिलर के बारे में। जी हाँ, काले सिर वाला कैटरपिलर जो कि नारियल की फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियों को अपना निशाना बनाता है और नारियल उगाने वाले राज्यों में ये सक्रिय है। वर्ष 2015-16 में आंध्र प्रदेश के अंदर इसका बहुत बुरा प्रकोप पड़ा था, जिसकी वजह से नारियल की काफी फसल बर्बाद भी हुई थी। अपने आज के सेगमेंट में हम आपको इसी के नियंत्रण के बारे में देंगे जानकारी। काले सिर वाले कैटरपिलर का सबसे ज्यादा प्रकोप आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अल्लावरम मंडल में रहा। यहाँ इसने करीब 675 हेक्टेयर फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा कटरेनिकोना, राजोल, उप्पला गुप्तम जैसे नारियल उपज वाले इलाकों में भी लगभग 300 हेक्टेयर फसल को इसने नुकसान पहुंचाया। इसके बाद बागवानी अनुसंधान केंद्र और मैसर्स नोवियल कोकोनट प्रोड्यूसर्स कंपनी ने कोच्चि स्थित नारियल विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता से इस कीट पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। योजना के तहत प्रकोप को नारियल की खेती वाले मंडलों तक ही सीमित रखना और संक्रमित गांवों में नाशीजीव संख्या को कम करना था। अध्ययन से पता चला कि काले सिर वाले कैटरपिलर के लार्वा परजीव्याभ नाशीजीव के नियंत्रण में काफी असरदार है। इन परिजीव्याभ को ब्रेकन हैबिटर और गोनिचियोस नेफांटिडिस कहा जाता है। अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 तक अंबाजीपेटा स्थित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में लगभग 37,88,650 परजीव्याभ उत्पन्न किए गए, जिन्हें प्रभावित इलाकों में नारियल के पेड़ों पर छोड़ने के लिए बांटा जाना था। जैव नियंत्रण के तहत हर 15 दिन के अंतराल पर प्रत्येक गांव में संक्रमित ताड़ पर परजीव्याभ छोड़े गए। कम या मध्यम दर्जे का हमला होने की स्थिति में हर पेड़ पर जी नेफांटिडिस के 10 परजीव्याभ काफी होते हैं, जबकि बी हैबिटोरेट के 20 परजीव्याभ प्रति ताड़ की जरूरत होगी। लेकिन ज्यादा संक्रमण होने पर परजीव्याभ की संख्या बढ़ानी होगी। कैटरपिलर के हमले से बचने के लिए किसानों को जागरूक करना जरूरी था। लिहाजा बागवानी विभाग और नोवियल कोकोनट प्रोड्यूसर्स कंपनी ने कोकोनट प्रोड्यूसर सोसाइटीज की मदद ली और किसानों को नाशीजीव की पहचान, उससे होने वाले नुकसान और कैटरपिलर की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। जैव नियंत्रण के लिए हर संक्रमित गांव में परजीव्याभ को 8 से 12 बार छोड़ा गया। जैव एजेंटों को जारी करने के तीसरे और छठे माह के बाद संकलित आंकड़ों से पता चला कि प्रभावित बागीचों में प्राकृतिक शत्रु अच्छी तरह से स्थापित हुए हैं और उन्होंने ऑपिसिना अरेनोसेला कैटरपिलर को खूब बाधित किया। इससे हानिकारक कैटरपिलर की संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली, बल्कि कहीं-कहीं 100% की गिरावट दर्ज हुई। इससे पहले किसान कैटरपिलर पर काबू पाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस तथा डाइक्लोरोवास जैसे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल करते थे। ये रसायन न सिर्फ महंगे थे, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते थे। जैविक नियंत्रण से पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ा और लागत में भी भारी कमी है। एक अनुमान के मुताबिक रसायनों का खर्च 63 लाख से भी ज्यादा है, जबकि जैव नियंत्रण का खर्चा 20 लाख के आसपास। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान, और अब आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। बताते हैं आपको कि इस महीने किस तरह से आपने अपने पशुओं की करनी है देखभाल। एचएस एवं BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। जून का महीना काफी गर्म रहता है,
इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और पशुओं की देखभाल करना, उनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जब पशुओं से आपको लगाव हो जाता है तो फिर कहीं भी आपका मन नहीं लगता। ठीक एक छोटे बच्चे की तरह हम भी अपने पशु का पालन करते हैं, हारी बीमारी में उसका ख्याल रखते हैं, उसके खान पान का पूरा ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ उसके आवाज़ की भी देखरेख करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल पशुपालक कुशल कुंवर शर्मा जी से, जिन्होंने हाथियों की देखभाल की और इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत के वन्य जीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है, उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात,
राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है हाथी बुद्धिमान जानवर होता है, क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इंसान की बेवजह दखलंदाजी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और अब इसका असर हमारे समुद्री जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। हमारे समुद्री जीव जंतुओं का जीवन भी अब संकट में आ चुका है। इसके लिए हमारी सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो हमारा सारा ध्यान जंगलों या बस्तियों की ओर जाता है। समुद्रों और दूसरे जलीय स्रोतों को हम लगभग भूल से जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि धरती पर 70% पानी है और इस पानी में भी जलीय जीवन अंगड़ाई ले रहा होता है। हाल के दिनों में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ओर भी पर्यावरणविदों का काफी ध्यान गया है। हमारे समुद्र और महासागर मछली उत्पादन और पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल इंसान लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में फेंक रहा है, जिससे जलीय जीवों और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अगर समय रहते नहीं चेता गया तो इसके भयंकर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए जाएं। दूसरी ओर भारत ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की जरूरत को समझा है। खास तौर से मत्स्य विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम चला रहा है जिनसे जलीय परितंत्र भी सुरक्षित रहे और आर्थिक गतिविधियां भी शिथिल न पड़े। 2015 में शुरू की गई नीली क्रांति इसी तरह का उपाय है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2573 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण का भी हिस्सा है। समुद्री भोजन, खास तौर से मछलियां, देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान दे रही है। इसके अलावा कई पर्यावरण हितैषी तकनीक भी अपनी भूमिका निभा रही है। RAS तकनीक, मछली पकड़ने की पिंजरा तकनीक, समुद्री खरपतवार का निस्तारण भी ऐसी ही कदम है।
इसके अलावा प्रजनन के समय मछली पकड़ने पर पाबंदी और इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सौर संयंत्रों की स्थापना भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,050 करोड़ रुपए दिए गए। इस योजना में मछलियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसी तरह भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण मछली कारोबार में इस तरह के उपायों को अपनाने पर जोर दे रहा है, जिससे मछली कारोबार से समुद्री पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। किसान भाइयों बहनों, एक तरफ हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर मॉनसून ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में पशुपालकों के लिए पशुपालन संबंधित क्या एडवाइजरी जारी की गई है, आइए दिखाते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, मछली पालन अब हमारे देश में एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में मछली पालन करके ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। क्या संभावनाएं हैं आगे मछली पालन में और किस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मात्स्यिकी विभाग के उप महानिदेशक ने। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी
को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हो। अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अपने मोबाइल में ही कई तरह की जानकारियां कृषि या फिर पशुपालन से संबंधित आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मधु क्रांति पोर्टल के बारे में। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत गठित राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है। इस परियोजना के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर शहद और अन्य मधु उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ये पोर्टल शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। इस मधु क्रांति पोर्टल के जरिए मधुमक्खी पालकों और इसके व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। मधु क्रांति पोर्टल से लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम जानकारी हासिल करेंगे पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में। और इसी के साथ हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप कृषि दर्शन टाइप कीजिए और पहले का प्रसारण देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। लेकिन अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आप सभी अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।